को कंसोलिडेट होना पड़ेगा। तो संबित जी, आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने भी उनकी पार्टी के तमाम लोग अपनी पार्टी में मिला लिए, आपने भी दीदी और दीदी कहा, आपने भी तमाम तरीके से उन पर वार किया, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ ममता बनर्जी को ब्लेम करना कहां तक ठीक है? देखिए, दीदी और दीदी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। दीदी और दीदी उन्होंने तो ऑफेंसिव तरीके से लिया संबित जी, उन्होंने कहा कि मैं जवाब दे रहा हूँ। दीदी और दीदी कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, मगर आप देखेंगी तो ममता बनर्जी ने जो प्रधानमंत्री के लिए कहा स्क्रू ढीला है, मारे दबो और क्या क्या शब्द कहे हैं वो तो मैं यहाँ कह भी नहीं सकता हूँ। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स व्हाइल फेलियर हैज नन। मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के फेलियर के रूप में नहीं देखता हूं। मैं मानता हूं कि एक बड़ा छलांग लगा के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। आज अगर ममता बनर्जी को 200 से अधिक सीट नहीं मिलता तो हम यहाँ चर्चा कर रहे होते। उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया वो उचित नहीं था, इसलिए हमें लाभ हुआ है। क्या नहीं होता संबित जी, इसमें मत जाइए ना, जो अभी दिख रहा है उस पर चर्चा कर लीजिए। अभी तो आपकी पार्टी 100 भी नहीं छू पा रही है। हाँ, मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। दीदी और दीदी कोई गाली नहीं है, बल्कि स्क्रू ढीला होना और मर जाना कहना ये गालियां हैं। ये तो आप भी मानेंगी। तो आपने तो यहाँ तक चैलेंज कर दिया था कि वो ढोंग कर रही हैं, ढकोसला कर रही हैं, उनको कोई चोट नहीं लगी है, बल्कि सिर्फ सिंपैथी फैक्टर वोट बटोरने के लिए ऐसा किया है उन्होंने। देखिए, मैं तो आज मैं खुल के कह रहा हूँ, आज तो चुनाव की गणना भी समाप्ति की ओर है। मैं आज खुल के कह रहा हूं, मैं ढोंग और ढकोसला जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ड्रामा जैसे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मगर जो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था मेडिकल रिपोर्ट साझा करना चाहिए था, वाकई फ्रैक्चर हुआ है नहीं हुआ है ये मेडिकल रिपोर्ट ही बता सकता है। और कुछ तो उसमें कहीं ना कहीं एक कुट दिखावा का तो है ही, ये हर कोई जानता है। ठीक है, वो पैतरा उनके पक्ष में चला गया, ये अलग विषय है। ठीक है, जयंतोदा संबित जी बार बार कह रहे हैं कि 30% वोट जो है वो कंसोलिडेट हो गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ये जो 200 का आंकड़ा पार कर गई है टीएमसी, आपको लगता है जयंतोदा कि सिर्फ वो 30% की वजह से 200 का आंकड़ा पार कर गई और किसी का कोई योगदान नहीं है? नहीं, देखिए, नहीं, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि संबित जी का ये जो 30% वोट का कंसोलिडेशन का जो थ्योरी, मैं 100% एग्रीड, लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ 30% से नहीं हो पाया। जैसे संबित जी भी कह रहे हैं कि हिंदू वोट भी पूरा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, ये जो जैसे बाहरी का इशू, जैसे मोदी जी के दीदी दीदी इसको परसेप्शन, डिफरेंट परसेप्शन में ले जाना, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। और विक्टिम स्टेटस जो आप भी बात कर रहे थे, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि मोदी जी जब बोल रहे थे कि आदरणीय दीदी, मैं बहुत बार सुने हैं, लेकिन वो आदरणीय दीदी, वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर और वो बहुत सुनने के लिए भी बहुत लोग आते थे, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन और सोशल मीडिया में इसमें पीके का भी रोल है, जो कम्युनिकेशन हुआ है उसको बीजेपी ने काउंटर नहीं कर पाया। और परसेप्शन का पॉलिटिक्स तो बीजेपी भी करते हैं। इस समय टीएमसी का भी परसेप्शन पॉलिटिक्स यही हुआ है कि देखो हमको अपमानित कर रहे हैं डॉटर ऑफ बंगाल को, एक महिला को, तो उसमें मुस्लिम वोट बैंक आ जाते हैं, उसमें आपके जो बंगाली वोट का जो प्रोविंशियलिज्म है, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रैटेजी का ममता जी का भी सफलता है कि आप जो कर रहे हैं उसको ममता अपने तरीके से, उसका परसेप्शन पॉलिटिक्स भी टीएमसी ने किया है। और देखिए, अभिषेक बनर्जी का आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, इतना भाईपो 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 बोलना, बहुत सारे जो बंगाली नहीं है वो भी पता चल गया है कि भाईपो का मतलब है भतीजे। तो ये जो भतीजे के बारे में जिस दिन बोले थे और जिस दिन सीबीआई ने घर पहुंच गए थे, ममता बनर्जी उसके घर चले गए। बहुत सारे लोग सोचा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, और अभिषेक को बताया कि डरो मत, हम लोग इसको एग्रेसिव लेंगे। तो हम बीजेपी का आप एग्रेसिव रोल बोल रहे थे, ममता बनर्जी भी तो एग्रेसिव थी, वो अभिषेक के बारे में पब्लिक रैली में डिफेंड किए हैं। तो विक्टिम स्टेटस जो है कि देखो सीबीआई एनफोर्समेंट मेरे परिवार को और बच्ची को, मतलब अभिषेक के बेटी को लेके विजुअल फुटेज भी ममता बनर्जी ने दिए थे। तो ये भी तो चाणक्य पॉलिटिक्स ही हो गया ना। तो ये सब अभी एनालिसिस होगा, पोस्टमार्टम होगा। ठीक है जयंतोदा, ये अच्छी बात है। मतलब बीजेपी ने जितने भी इस तरह के अपने काम किए वो उल्टे पड़े कहीं ना कहीं। विनोद जी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को आपने बरसों बरस बहुत नज़दीक से देखा है, जानते समझते हैं। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें यूपी और बंगाल के आज के नतीजों को, तो जब ममता मायावती वहाँ पर अखिलेश के मुकाबले
एक विकल्प के तौर पे नहीं दिखी उत्तर प्रदेश के लोगों को, तो बीजेपी दिखी और उसका परिणाम यह हुआ कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत वहां पर मिला। क्या ऐसा विनोद जी बंगाल में नहीं हो पाया? क्या बंगाल में, क्योंकि बंगाल में तो तृणमूल की अभी तक के हिसाब से सिर्फ 2 सीटें कम है पिछले बार के मुकाबले, तो क्या तृणमूल वैसी की वैसी ही है? यहां सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस का ही वोट विकल्प के तौर पर बीजेपी को गया। विनोद जी देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की परिस्थिति थोड़ा अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आधार पहले से ही था। 1991 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार बहुमत से जीती थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, राम प्रसाद गुप्ता बने, तो बीजेपी सरकार बना चुकी थी वहां पर। बीजेपी वहां की बड़ी पार्टी थी और उसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां से 71 सांसद जिता के लाई थी। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता उसमें बिल्कुल चरम पर थी। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के घर में जो झगड़ा था अखिलेश बनाम शिवपाल का, उसने समाजवादी पार्टी को नीचे तक तोड़ दिया था। मायावती जी का ठीक है विवेक जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नंदीग्राम में कांटे की टक्कर इस वक्त भी जारी है। हालांकि 16 राउंड की गिनती हो चुकी है, सिर्फ 6 वोट, जी हाँ सिर्फ